मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अभिव्यक्ति के विषय में बताऊंगा, जिसे हम स्वमत अभिव्यक्ति कहते हैं, अर्थात विचार लेखन। इसके विषय में यह कितने अंक का होता है और किन किन कृतियों अर्थात प्रश्नों में आता है, किस विभाग में आता है, इसको हम समझाने जा रहे हैं। आप यह स्वमत लेखन अर्थात अभिव्यक्ति आप कैसे लिखेंगे जिससे आपको अच्छे प्राप्तांक मिलें, इसको मैं बताने का प्रयास किया हूं। आप समझेंगे तो अवश्य ही अभ्यास से अपने अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति कर पाएंगे और अच्छे अंक पाएंगे, पूर्णांक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस स्वमत अभिव्यक्ति अर्थात अपने विचारों की अभिव्यक्ति के कृति को हम आगे देखें। अभिव्यक्ति विचार लेखन, यह विभाग 1 के गद्य में 8 अंक का आता है। 8 अंक का अर्थात गद्य पठित गद्यांश के कृति 1 के अ में तीसरा कृति अर्थात तीसरा प्रश्न होता है विचार अभिव्यक्ति का। आ का तीसरा प्रश्न होता है विचार अभिव्यक्ति का। ये दोनों प्रश्न 3-3 अंक के होते हैं अर्थात 6 अंक के होते हैं। अपठित गद्यांश जो कृति 1 ही में, कृति से मतलब हमारा प्रश्न से, कृति 1 के ई के प्रश्न नंबर 3 में भी विचार अभिव्यक्ति या विचार लेखन आता है। यह 2 अंक का होता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि पठित गद्य अ से 3, आ से 3 और ई अपठित गद्यांश से 2 अंक का विचार लेखन आता है। यह कुल 8 अंक का आपको लिखने के लिए आता है। यह विभाग 1 से। विभाग 3 में पूरक पठन है। इस पूरक पठन में भी अ आ 2 उपखंड हैं, जिसके दूसरे प्रश्न में 2-2 अंक का आता है विचार अभिव्यक्ति। यह 4 अंक का इसमें आता है। तो 8 और 4 12 अंक की विचार अभिव्यक्ति है। यह किसी भी मुद्दे पर आपको कहा जाता है कि अपने विचार लिखिए। इसमें आइए देखिए, पठित पूरक गद्यांश। पूरक पठन में 2 उपखंड होता है अ और आ। पहला पठित अर्थात आपके पाठ्य पुस्तक के पूरक पठन पाठ का गद्यांश से 4 अंक का होता है। यह कृति 3 अर्थात प्रश्न नंबर 3 के अ का दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है
या 2 अंक का होता है विचार्य व्यक्ति का, और पठित पूरक पद्यांश अर्थात आपके पाठ्य पुस्तक में पद्य पूरक पाठ होता है, उसी के किसी पाठ से कृति तीसरे का आ के दूसरे क्वेश्चन में अभिव्यक्ति होता है करने के लिए, यह 2 अंक का होता है, 2 2 4 अंक का इसमें आता है। विचार अर्थात स्वमत अभिव्यक्ति हेतु निम्न मुद्दों के आधार पर लेखन करना चाहिए। इसमें कैसे आपको पूर्णांक मिलेगा, इसके लिए मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया है कि अगर इन मुद्दों का समावेश आपके लेखन में रहेगा या इन मुद्दों को ध्यान में रख करके यदि आप अपने विचार प्रकट करेंगे तो अच्छे अंक या अच्छे प्राप्तांक आपको मिलेंगे। सबसे पहले आप उस कृति को पढ़िए जिसे हम प्रश्न कहते हैं, उसका आंकलन कीजिए। उस कृति का आंकलन उत्तम तरीके से होना चाहिए कि उसमें क्या पूछा गया है या जो भी कहा गया है उसको आंकलित कीजिए आप, तभी आप उत्तम तरीके से लिख पाएंगे और उसी आंकलन को अभिव्यक्त करना। दूसरा, इन सभी पर नंबर होता है, अंक होता है। अच्छी तरह से आंकलन करके उस आंकलन को अभिव्यक्त कर पाएं तो उस पर अंक होता है। अगर यह अधूरा रहेगा तो आपको नंबर, अंक अच्छे नहीं मिलेंगे। दूसरा जो मुद्दा होता है अंक प्राप्त करने का, यह आशय के अनुसार निरीक्षण, विचार आदि पर आधारित अभिव्यक्ति करनी है आपको। जो कथ्य का आशय है उसके अनुसार आप सूक्ष्म निरीक्षण करके अपने विचार को अभिव्यक्त कीजिए। आशय के अनुसार निरीक्षण, विचार आदि पर आधारित अभिव्यक्ति अगर रहेगी तो आपको उसके लिए अलग से अंक दिए जाते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में अभिव्यक्ति के गद्य के ओ आ यानी विभाग ए के ओ आ के तीसरा जो प्रश्न है वह 3-3 अंक का होता है, अपठित का 2 अंक का और पूरक का 2-2 अंक का। तो 3 अंक और 2 अंक पूर्ण प्राप्त करने के लिए आपको इन मुद्दों को देखा जाता है परीक्षा में, और अगर ये पूर्ण रूप से इनके अनुसार अभिव्यक्त होता है विचार आपका तो आपको पूर्णांक मिलते हैं। और तीसरा, आपकी भाषा शैली तथा प्रभावी रचना है कि नहीं। अगर यह रहेगा तो इन 3 मुद्दों के आधार पे आपको प्राप्तांक दिया जाता है। अब नेक्स्ट, पाठ्यांश के आधार पर विचार अभिव्यक्त करने पर पूर्णांक प्राप्त नहीं होता। अगर आप जिस पाठ्य पुस्तक से विचार प्रकट करने के लिए आया है, अगर उस पाठ्य पुस्तक के आधार पर अगर आप विचार व्यक्त किए तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होगा। इसको ध्यान में रखना होगा। बहुत से छात्र पाठ्यक्रम को ही लिख देते हैं और उसी को अभिव्यक्त करते हैं, उसके आधार पे करेंगे तो आपको पूर्णांक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो तथ्य है
वह है कि आप सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार से अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। जो मुद्दे आपको दिए जाएंगे उस मुद्दे पे आपको अपना विचार प्रकट करना है और वह विचार आप उसके पक्ष में भी प्रकट कर सकते हैं, विपक्ष में भी प्रकट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, चाहे वह पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे वह सकारात्मक उत्तर आपका हो चाहे नकारात्मक हो, आपको तार्किक रूप से उसे सिद्ध करना पड़ेगा। इसको ध्यान दीजिए। अगर किसी मुद्दे को लेकर के आप नकारात्मक आपका दृष्टिकोण है, उससे आप अपने उस नकारात्मक विचार को व्यक्त करने जा रहे हैं, तो आपको सार्थक तर्क देने होंगे और फिर अपने विचार प्रकट करने होंगे। सकारात्मक है तो उसमें भी तर्क देने होंगे। तो इसका ध्यान अगर आप रखेंगे तो अच्छे प्राप्तांक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, विचार लेखन के समय निम्नलिखित क्रम में लेखन करना चाहिए। अब यूं ही जो भी मुद्दे हैं उस पर आप अपना विचार व्यक्त करने चल दिए या विचार करने लगे, उसमें कोई क्रम नहीं रहा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, जो बातें अंत में करनी चाहिए आपने पहले कर दिया, जो पहले करनी चाहिए अंत में कर दिया, बीच में कर दिया। तो यह अक्रमबद्धता यदि आपके लेखन में रहेगा तो वह आपके प्राप्तांक को प्रभावित करता है। इसलिए मैंने आपको एक क्रम दिया है कि आप इस क्रम में यदि स्वमत व्यक्ति लिखें या अपने विचार को प्रकट कर सकें तो अच्छा होगा और अच्छे प्राप्तांक मिलेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपको पहला मुद्दा है कि लिखने जब जाएंगे अपने विचार तो उसमें पहले प्रारंभ अर्थात पहले आप उसकी भूमिका बताएंगे। एक उदाहरण के द्वारा मैंने इसको समझाया। एक उदाहरण आपके पाठ्यक्रम का दिया है और उसका उत्तर मैंने लिख करके भी दिया है। इन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे और उस अभिव्यक्ति को देखेंगे और प्रयास करेंगे कि आप उससे भी उत्तम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। सबसे मूल बात है जो आकलन की बात ऊपर कहा गया कि आप कितना समझ पाते हैं उस मुद्दे को। जितना अच्छा समझ पाएंगे उतना ही सुंदर अभिव्यक्त कर पाएंगे उसको। तो इसका ध्यान रहे कि मुद्दे को समझने का प्रयास कीजिए और तब उसकी अभिव्यक्ति कीजिए। तो जो अभिव्यक्ति करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आप एक भूमिका तैयार कीजिए प्रारंभ की। चूँकि 30 से 40 शब्दों की ही मर्यादा है लेखन की, फिर भी आपको अपने विचार पूर्णतः व्यक्त कर ही देने चाहिए जो सार्थक हो। तो इसके लिए एक प्रारंभ में आप ऐसे ही उत्तर नहीं शुरू कर देते हैं, प्रारंभ करते हैं एक वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य जो भी होता है। दूसरा, विषय का उभय पक्षीय तार्किक विवेचन करेंगे। आपने पहले तो प्रारंभ किया अर्थात उसकी प्रस्तावना दिया। प्रारंभ का तात्पर्य हमारे कथ्य से प्रस्तावना है। चूँकि इसमें किसी लेखक और पाठ का संदर्भ नहीं देना है, चूँकि आप अपना विचार लिखने जा रहे हैं, इसलिए उस कृति को यहाँ लिखेंगे, स्पष्ट करेंगे और आप उसके पक्ष में जा रहे हैं कि विपक्ष में जा रहे हैं, इसका भी आकलन हो जाना चाहिए एग्जामिनर को आपके इस प्रस्तावना में, इस प्रारंभ में। तत्पश्चात आप विषय जिस पर आप लिखने जा रहे हैं उसके उभय मतलब दोनों पक्ष अर्थात पक्ष विपक्ष। अगर एक मुद्दा है तो उसमें गुण अवगुण भी है, जो अधिक है उसको अधिक, जो कम है उसको उसका विवेचन करना पड़ता है।
मैंने पहले ही कहा कि तार्किक विवेचन करेंगे, यहाँ भी लिखा हुआ है। अगर उसमें दो बातें कही गई हैं तो उन दोनों बातों को आप को स्पष्ट करेंगे दूसरे पैराग्राफ में, उन दोनों को स्पष्ट करेंगे। एक मुद्दा है तो उसके पक्ष विपक्ष को भी स्पष्ट करेंगे और उसका तार्किक विवेचन करेंगे। तीसरा, विषयानुकूल तार्किक उदाहरण। जब यह हो जाएगा, दूसरा एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ परिच्छेद कहते हैं, एक या दो परिच्छेद में आप इसको लिखेंगे। अगर दो रहेगा दो परिच्छेद में लिखेंगे। उसके बाद आपको विषयानुकूल तार्किक उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण जरूरी है, दे देंगे तो बेहतर रहेगा। उदाहरण को उद्धरण कहते हैं। और चौथा, उपसंहार। इसमें आप तार्किक विषय का प्रतिपादन करेंगे कि किन के आधार पे आपने उसके सकारात्मक या नकारात्मकता को आपने व्यक्त किया, तो वह तार्किक रूप से यहाँ उसको प्रतिपादित करेंगे उपसंहार में, अंत में। तो यह ध्यान रहे, इन में पहला एक परिच्छेद होगा, दूसरे में एक दो तीन परिच्छेद भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर दो मुद्दे रहेंगे तो दोनों को अलग अलग उसको विच्छेद करके समझाएंगे और दोनों को फिर तीसरे पैराग्राफ में उसका संतुलन बनाएंगे। तीसरा, आप उसका उदाहरण देंगे एक पैराग्राफ में, और अंतिम पैराग्राफ आपका तार्किक प्रतिपादन होगा। ऊपर जो आपने लिखा है उसको उसकी आख्या देते हुए। इस सभी अपने मुद्दे के अनुकूल कम अधिक वाक्यों में हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण होने चाहिए, इसका ध्यान रहे। इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया है आपके पाठ्यक्रम से। कृति है, परिश्रम और स्वाभिमान से जिंदगी बिताने में आनंद की प्राप्ति होती है। विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए। ऐसे ही आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। यही पहले के ओ आ ई की कृति है, पूरक पठन तीसरे के दूसरे की कृति है और आ की दूसरी कृति है। परिश्रम और स्वभाव से जिंदगी बिताने में आनंद की प्राप्ति होती है। विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए। इसको मैंने नीचे समझाया, ध्यान देंगे। परिश्रम एक मूल्य है, गुण है, नैतिक मूल्य है, और स्वाभिमान भी एक नैतिक मूल्य है, यह भी एक गुण है मानवीय। तो इन दोनों से युक्त जीवन बिताने में आनंद की प्राप्ति होती है। इसको आप इस पर अपना विचार लिखेंगे। इस पर अपना विचार चाहे सकारात्मक लिखें चाहे नकारात्मक लिखें, नकारात्मक लिख सकते हैं अगर आपको लगता है तो। दोनों को तर्क के साथ उसकी प्रस्तुति करेंगे। आइए, इसका उत्तर लिखा गया है मेरे द्वारा, इसको समझेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे भी सुंदर आप अपने विचार अभिव्यक्त करना सीख जाएंगे। यह प्रारंभ है, जिसको प्रस्तावना भी कह सकते हैं हल्के फुल्के दृष्टि से। प्रस्तुत कृति में उल्लेखित, यहाँ उल्लिखित भी आ सकता है, परिश्रम और स्वाभिमान पूर्ण जीवन व्यतीत करने से होने वाले आनंद की प्राप्ति की बात सार्वभौम रूप से सही कही गई है। मैंने जो उत्तर लिखा है, तो मैं अपने विचार से यह मानता हूं कि यह सार्वभौम मतलब संपूर्ण रूप से, सर्वांग रूप से सही बात कही गई है। मैं इसके पक्ष में, इसके सकारात्मक
वास्तविकता की तरफ उत्तर देने जा रहा हूं। मैं इसके पक्ष में हूं कि परिश्रम और स्वाभिमानपूर्ण जीवन व्यतीत करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आप सकारात्मक आपका दृष्टिकोण है मुद्दे के प्रति कि नकारात्मक है, इसको आप यहाँ संकेत देंगे पहले अनुच्छेद में। दूसरे में आप विवेचन करेंगे तार्किक रूप से मुद्दे का। यहां से मैंने शुरू किया है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम द्वारा व्यक्ति असाध्य एवं दुष्कर कार्यों को करके इतिहास रचता है। इसका पूरा उदाहरण पड़ा हुआ है, आप भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे, कुछ तो प्रत्यक्ष भी सामने है। अनवरत परिश्रम से व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित होती है, जो सुख, शांति एवं समृद्धि का कारण बनती है। व्यक्ति के लिए कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, वह कार्य के प्रति मन, वचन, कर्म से समर्पित हो सफलता प्राप्त कर आनंद की अनुभूति करता है। अपने आत्मगौरव को बनाए रखना एवं स्वयं के प्रति जागरूकता ही स्वाभिमान है। ऊपर के परिच्छेद में आपने परिश्रम को परिभाषित किया और उससे जो प्राप्य है उसको प्रकट किया आपने अपने विचारों में। दूसरे पैराग्राफ अर्थात दूसरे परिच्छेद में आप स्वाभिमान को परिभाषित कर रहे हैं और उसके प्राप्य को बता रहे हैं। अपने आत्मगौरव को बनाए रखना एवं स्वयं के प्रति जागरूकता ही स्वाभिमान है। स्वाभिमानी व्यक्ति सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, लेकिन स्वयं के अपमान के प्रति जागरूक रहता है। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता, उसे अपने सद्भावपूर्ण कार्यों, उत्तम आचरण एवं स्वावलंबन के प्रति गर्व की अनुभूति होती है, जो उसके सुख का कारण बनती है। आपने दोनों को देखा, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण स्वरूप गहलौर गांव है, यह गया जिले में पड़ता है, बिहार प्रांत है। तो गहलौर गया बिहार के दशरथ माझी के जीवन को प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने अपने गांव के पीछे के पहाड़ के पत्थरों के ठोकर लगने से अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने एवं पहाड़ के कारण गांव से बहुत दूर स्थित चिकित्सालय होने पर उनके मन में उक्त दुख से उनके स्वाभिमान को ठेस लगी और उन्होंने अपने 22 वर्ष के अनवरत सतत अथक परिश्रम से उस बड़े कठोर पर्वत को अपने हाथों से तोड़कर रास्ता बना दिया। वह पर्वत गोंडवाना का हिस्सा है, काफी सुदृढ़ मजबूत, जिसमें बेसाल्ट और अग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। उन चट्टानों को उस परिश्रमी और स्वाभिमानी व्यक्ति ने सतत श्रम करके 22 वर्षों में समाज कल्याण हेतु रास्ता बना दिया। उनकी यह स्वाभिमान और परिश्रम की विजय स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई है।
संसार के सभी महापुरुषों की सफलता में उनका परिश्रम और स्वाभिमान ही अंतर्निहित है। परिश्रम और स्वाभिमान एक दूसरे के परिपूरक हैं। एक के बिना एक की सफलता संदिग्ध होती है, सार्थक नहीं होती। सफलता तो मिल भी जाए, उसकी सार्थकता नहीं होती। इस प्रकार सर्व सिद्धि का मंत्र श्रम और आत्मसम्मान रक्षक, देखिए दूसरा परिच्छेद है और यह अंतिम परिच्छेद है। इस प्रकार सर्व सिद्धि का मंत्र श्रम, श्रम से तो क्या नहीं सिद्ध हो सकता, अर्थात सब कुछ सिद्ध हो जाता है। और आत्मसम्मान रक्षक स्वाभिमान, अगर आपके अंदर स्वाभिमान नहीं है तो आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वाभिमान को गिरवी रख देता है वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाता। तो यह विशेषण है आत्मसम्मान रक्षक स्वाभिमान और सर्व सिद्धि का मंत्र श्रम से युक्त व्यक्ति का जीवन आनंददायी होता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि परिश्रम और स्वाभिमान से जिंदगी बिताने में अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ आपका यह समाप्त हुआ। यह आपने देखा, इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। यह स्वमत व्यक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। छात्रों के द्वारा इस पर बार बार पूछा जाता है। तो यह वीडियो मैंने आपको इस स्वमत व्यक्ति अर्थात अपने विचार लेखन के मुद्दे को मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया हूँ। एक प्रश्न के द्वारा उसका उत्तर दे करके कि आप कैसे इसको अभिव्यक्त करेंगे, जिसमें ऊपर के 3 अंक प्रदान करने वाले आंकलन और आशयानुसार निरीक्षण और विचार भाषा शैली को आप साथ में लेकर के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो यहीं यह व्यक्ति का जो क्रम है वह समाप्त होता है और आप इसी के तदनुकूल परिश्रम करें, अभ्यास करें और इससे भी अच्छा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। धन्यवाद।